नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, हमारा वीडियो पहुंच सके और उस पर जो कुछ हम बताते हैं, कुछ नई जानकारी, कुछ पुराने तथ्य, कुछ ऐतिहासिक तथ्य और कुछ भविष्य की संभावनाएं, उस दृष्टि से उनकी राय, उनके कमेंट्स और आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। बंगाल में ममता वर्सेस मोदी, एक बार फिर 2021 में भी ये बात चली थी, लेकिन इस बार का चुनाव लगभग 15 वर्ष के बाद ममता बनर्जी के गढ़ में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव मैं मानता हूँ। क्योंकि आसान नहीं है बंगाल में। ये ठीक है कि 34 ईयर्स, 34 साल कम्युनिस्टों का राज रहा और उसको ध्वस्त कर आंदोलन के जरिए निकली ममता बनर्जी ने जिस तरह से विजय हासिल की थी 2011 में 2011, वो जो सफलता पाई थी वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। उतार चढ़ाव जैसे समुद्र में आते हैं, तूफान आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लहर आती है, लहर चली जाती है। तो लहर नहीं, जिस तरह से वो मैदान में कूदी है, ममता को बंगाल की शेरनी की तरह ही लोग कहते थे। वो तो प्रधानमंत्री पद की ही दावेदार धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रही थी। अलग बात है कि उत्तर भारत में भी उनकी वैसी उन्होंने न जाने की ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हाँ, गठबंधन की राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षा उनके समर्थकों की कम नहीं है। और उनके मुकाबले में ये भी ठीक है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आए हैं राष्ट्रीय राजनीति में, गुजरात में रहते हुए भी उन्होंने मॉडल तो दिया ही था, विकास का मॉडल, लेकिन 2014 के बाद वो भी उन क्षेत्रों में जो उत्तर भारत से हटकर, पश्चिम भारत में तो ठीक है, वो गुजरात से निकले, महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश, वाराणसी से चुनाव लड़ करके। तो ये दो बड़े ऐसे नेता जो अपने क्षेत्रों के तो छत्रपति जिसके कह सकते हैं कि रहे खुद मोदी जी, और उनका मुकाबला ममता से मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय राजनीति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि और जो इमेज हो गई है, जो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी जो बन गई है, जिस तरह से नेतृत्व में उनको स्टेट्समैन की तरह से विश्व में माना जाने लगा है, उससे तुलना नहीं। लेकिन हाँ, बंगाल चूंकि चुनौती का है, क्योंकि देखिए वैसे दोनों ही जेपी मूवमेंट के उपज है, आप ये कह सकते हैं। ये ठीक है कि मोदी जी उम्र में उनसे 4 वर्ष बड़े हैं, यानी ममता दीदी भी दीदी है, लेकिन 71 वर्ष की है, 71 के आसपास है। और वो जेपी मूवमेंट में खुद ही इसलिए मुझे ध्यान है कि मैं तब भी पत्रकारिता में था और मैंने सुना, अच्छा जयप्रकाश नारायण जी जब गए इस तरह से बंगाल में, और जयप्रकाश जी और उस समय सिद्धार्थ शंकर रे ने मैदान में छात्र राजनीति में जिस तरह से उभर करके आ रही थी ममता बनर्जी, छात्र राजनीति से, मैं नहीं कह रहा वो कोई उनको कोई वैसे पहचान थी, लेकिन उन्होंने जेपी की कार को ऊपर भी जो आंदोलन किया, तो जेपी के विरोध में, जेपी निकले थे कांग्रेस के विरोध में और जेपी के विरोध में निकली ममता बनर्जी। ये बात अलग है कि कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने अपनी छवि बड़े व्यक्तिगत रूप से उन पर आरोप उसे आज तक उस तरह के नहीं आए जो बंगाल के कई बड़े बड़े नेताओं के आते रहे। मैं नहीं कहूँगा कि उनकी सरकार पर नहीं आया या उन पर उनके जो जातियों की वो अलग कहानियाँ हैं, लेकिन हाँ, एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि चप्पल पहन करके, और वो भी ऐसे जो बिल्कुल सी रबर की चप्पल पहने हुए, जो उन्होंने राजनीति के मैदान में उतरी और जितनी सादगी से रह करके आंदोलन, खून जैसे कहते लाठी खाना, नंदीग्राम उस पर आऊँगा, जो आंदोलन उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ किए, उसी से ही तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। तो आप ये नहीं कह सकते, कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी वो एक बड़ी भूमिका उनकी रही है। और इसलिए अब जब निर्णायक की ममता वहां इस बार नहीं, इस बार दीदी सत्ता में नहीं, ये शंख घोष, ये शंखनाद मैंने पिछले चुनाव में भी करते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले, चुनाव आयोग ने घोषणा की उससे एक दिन पहले जो रैली थी कोलकाता में, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जिस सिंहनाद जैसा किया है, वो एक बड़ी चुनौती उनकी अपनी पार्टी के लिए है। एक आत्मविश्वास के साथ जनता का जो जनप्रवाह उन्हें दिखाई दिया,
उससे उन्हें एक विश्वास हुआ कि लोग ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं ममता के लोगों के हिंसा, अत्याचार, गड़बड़ियाँ, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, कई तरह के आरोप, बांग्लादेशियों की घुसपैठ, उनको मान्यता उन्हें एक तरह से यहाँ का वो किसी तरह से यहाँ के नागरिक का अधिकारों का उपयोग करने लगे। मतदान उनके मतदाता पत्र तो उसको लेकर के भी विवाद आज भी है, जो चलता रहेगा कि भाई देखिए अभी भी काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम अंतिम कोशिश बराबर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर ही रहे हैं। कौन सही असली मतदाता है, कौन नकली है, 58 लाख कितने लाख नाम काटे गए, कौन सही है कौन गलत है, तो वो एक लड़ाई है। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये जेपी मूवमेंट से ईमानदारी के नाम पर निकले हैं। वो भूमिगत रह करके नरेंद्र मोदी उस समय काम कर रहे थे, इमरजेंसी में खास करके। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, लेकिन तब भी एक राजनीतिक भूमिका तो थी ही ना। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चिमन चोर का नारा गूंजता था, वही थाली बजती थी। जैसे आपके बाद में बीच में थाली बजने के आंदोलन जब राष्ट्रीय राजनीति में आ गए, मोदी जी ने किया था ना कि जनता की आवाज़ के लिए या घर के आगे मोमबत्ती लगाइए, तो वो आंदोलन गुजरात के जो छात्र संघर्ष समिति के आंदोलन थे, गुजरात के जो छात्र आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदिरा गांधी और चिमन भाई पटेल के खिलाफ था, उसमें भूमिका जिसे कहते जमीनी राजनीति से आए, उसके बाद भूमिगत रह करके इमरजेंसी में काम किया। तो दोनों लोग जेपी के पक्ष विपक्ष, और फिर उनकी शरण में आकर के उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुकी, लेकिन कांग्रेस नहीं उन्होंने कभी। कांग्रेस से उनका नेता फिर तक, चूंकि उन्होंने अपनी कांग्रेस तोड़कर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसे ही कांग्रेस में कब आई, जब कांग्रेस की लहर थी 84 में। तब भी मुझे बंगाल जाने का अवसर मिला था। तब लाल सलाम, राजीव गांधी को लाल सलाम जैसे हेडलाइन बनी थी। इस अखबार में मैं था, नवभारत टाइम्स में, मैंने आंखों देखा हाल भी लिखा था। सही है, कम्युनिस्टों के गढ़ में उस समय कांग्रेस फिर से वापस जिंदा होने के लिए जो प्रयास शुरू हुए वापस आने के लिए, लेकिन कांग्रेस वैसी स्थिति में आज तक नहीं आ पाई जो उससे कभी सिद्धार्थ शंकर रे के रूप में थी। कांग्रेस कब वापस आई, कहाँ वापस आई? तृणमूल कांग्रेस के रूप में कांग्रेस से निकली, कांग्रेस से विद्रोह करके उनके साथ जो जातियाँ हुई, कांग्रेस में जो भेदभाव हुआ, और इसीलिए बीजेपी ने उनको सहारा दिया कि चलिए कांग्रेस से निकली है, कम्युनिस्टों से लड़ रही हैं। लेकिन कम्युनिस्ट उसमें घुस गए। जब वो सत्ता में आई तो कम्युनिस्ट भी दबे जो होता रहा, वेश बदल कर। मैं जानता हूँ जिस समय जनता पार्टी में कई कांग्रेसी आ गए थे, यूँ तो जगजीवन राम TCFD भी तोड़ करके आ गए थे जब जीत के आए। चौधरी चरण सिंह भी कभी कांग्रेस से निकले थे, तो कितने हजारों लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से निकले, जनता पार्टी में आए। जनता पार्टी जब नहीं रही तो उसमें से फिर कांग्रेस में आ गए। तो थोड़ा भारत में एक वैचारिक आधार पर भी जो समान थे या जो नेतृत्व जिनका था, तो 84 में आई, लेकिन बाद में फिर हारी। लेकिन 91 के बाद जो सितारा ममता का बढ़ा, तो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने किया। और इसीलिए वो एक, मैं इसलिए मानता हूँ कि वो लड़ाका जो नेता है वो है। लेकिन अब हालत उतनी अच्छी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव, मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो जो होता है, मैं इस वजह उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन 294 की जो सीट्स वहाँ पर है विधानसभा में, उसमें लगभग, मैंने आप ये देखिए 215 सीटें TMC लाई थी, कम नहीं था। और जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ रहा था वो तो ढह गया, किले ढह गए, महल ढह गए। मैंने कहा ना, जिसे लाल सलाम राजीव गांधी की को कहा जाने लगा था, जब उनके लिए अच्छी पब्लिक दिखाई दी थी, चूँकि युवा नेता आए थे, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, तो 84 के ने जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, विधानसभा के, तो उसमें ऐसा लगता था कि राजीव गांधी की बड़ी लोकप्रियता। ये अलग बात है कि कम्युनिस्ट को तब भी वहाँ खत्म नहीं हो सका था, लेकिन हाँ, कम्युनिस्टों को चुनौती मिलना शुरू हुई तृणमूल कांग्रेस से। और इसीलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के गढ़ में, मैंने उन्होंने अपनी जगह बना ली। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, मोदी जी के जो ताकत थी, उसके साथ संगठन की, अमित शाह अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने जो संगठन की उनकी अपनी क्षमता है, और उसके बल पर जब 2021 में चुनाव हुए थे, तो उनका कहने को ठीक है कि वो JP नड्डा जी बाद में भी अध्यक्ष रहे, लेकिन जो पूरी संगठन की क्षमता है, कैलाश वर्गीय को उस समय लगाया गया था। 77 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये कहते हैं ना, लाल झंडा कम्युनिस्टों का पूरा नीचे
इसी तरह से कांग्रेस गायब और भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आई। 48% किसको, 48% ममता बनर्जी की टीएमसी को। और दूर नहीं, वोट परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी 38%, एकदम ऐतिहासिक उसको सफलता थी। उम्मीद तो तभी, वैसे तो 2021 में कहा जा रहा था कि इसी बार ही बीजेपी ध्वस्त कर देगी तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन एक अल्पसंख्यक वोट बने, मुस्लिम वोट, जिसके बल पर ममता बनर्जी ने जो छीना था कम्युनिस्टों से, कम्युनिस्टों ने शोषण किए, अत्याचार किए, ठेकों में घोटाले किए। कांग्रेस तो उनका हमेशा साझेदार रहे, उसी तरह के काम करते ही थे। महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाएं, मैं उन दौरान में मिला हूं जब कम्युनिस्टों का राज भी रहा, नाम लेते थे महिलाओं का, लेकिन उस समय महिलाओं की ऐसी जो एक्टिव एनजीओ थे उन लोगों ने मुझे बताया कि कितने अत्याचार, उनके साथ कितना भेदभाव, कितने अत्याचार कम्युनिस्ट शासन में हो रहे थे। उसी ममता बनर्जी को लाया गया, और ममता बनर्जी को जब लाया गया तब बंगाल में कई सोचते थे कि अब बस वो 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद हो, चुकी बड़ा शॉर्ट टेम्परामेंट है, मतलब त्वरित गुस्सा उनको आता है, बहुत मैदान में कूद जाती हैं जब भी हो। और मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने कई बार ऐसी गतिविधियां की जो बहुत ही भारत के लोकतंत्र में अजीबो गरीब ही नहीं थी, कई बार तो शर्मनाक लगने लगी थी। पुलिस अधिकारी के लिए वो जाकर धरने पर बैठ जाए। भाई आपका लायल है, इसका मतलब वो तो अलग है ना, सेवा का पुलिस का है। सीबीआई के खिलाफ धरना करने लगेंगे, ईडी के खिलाफ करने लगेंगे, चुनाव आयोग पर भी अब करने लगे। चुनाव आयोग को तो उन्होंने चुनौती दे दी है कि चुनाव आयोग ही सब, उनको संसद से ही ऐसा प्रस्ताव पास हो जाए कि उनको निकाल दिया जाए। आप बताइए, अभी पास नहीं हुआ, लेकिन प्रस्ताव उन्होंने रखवा दिया है, जो उन्होंने इस बार समर्थन लिया। पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में भी पहले औपचारिक रूप से सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद में उनको लगा नहीं कांग्रेस हमारा साथ दे चुनाव आयोग के खिलाफ, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, या वैसे प्रत्यक्ष भी, वो तो विरोध कर ही रही थी बीजेपी का। तो खैर ये तात्कालिक है, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि इस दृष्टि से ऐतिहासिक चुनाव है कि अब, लेकिन देखिए इस बार ममता बनर्जी ने कहा नंदीग्राम, चूंकि उनका पूरा रणभूमि रही थी कम्युनिस्टों को सफाया के लिए संघर्ष की, तो चुनाव पिछली बार चुनाव लड़ा, और इस बार उम्मीद थी कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ेगी, उनका भवानीपुर और नंदीग्राम। लेकिन आज घोषणा हो गई कि वो केवल भवानीपुर से ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पहले भी वो मानती रही है कि 2 जगह लड़ने से ध्यान लोगों का जाता है कि पता नहीं यहाँ रहेंगी या दूसरी जगह में चली जाएंगी, इसलिए भी ध्यान लगी। पिछली बार उनको नंदीग्राम ज़्यादा प्रिय लगा था, बाद में फिर वो उपचुनाव में जीत करके आ गई और मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन नंदीग्राम में पराजय उनको सुरेंद्र अधिकारी से हुआ। सुरेंद्र अधिकारी इस बार 2 मैदानों में हैं, नंदीग्राम से भी भारतीय जनता पार्टी उनका नाम घोषित कर रखा है और भवानीपुर से भी उनका नाम है। तो ये लड़ाई रायबरेली अमेठी की तरह इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी भी दावा यही किया गया है, कल ही चूंकि जो बहुत सुरेंद्र अधिकारी के दाहिने हाथ जो रहे हैं और जिस तरह से उनका अपना प्रभाव रहा है, उनको कोई पवन कार मतलब जो है, जो एक ऐसे चेहरा उभर करके आए जो बहुत वर्कर की तरह थे। अब ममता का क्या मोह हुआ, या कोई रणनीति के तहत, मैं तो अभी भी मानूंगा कि कहीं रणनीति के तहत ही तो नहीं भेज दिया भाजपा ने वहाँ की, चलो वहाँ तुमसे कह रहे हैं चुनाव लड़ना है तो लड़ लो, बाद में तो घर के उन्हीं के नीचे पे काम किया हुआ है। जैसे कांग्रेस ने कोशिश की थी, उस समय स्मृति ईरानी को लगा था, अरे ये क्या है, ये तो उनका कर्मचारी रहा है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो तो गांधी परिवार का सदस्य रहा था, सदस्य उस रूप में था कि वो कभी राजनीति में नहीं थे, सक्रिय राजनीति में, केवल परिवार के सहयोगी, आपका ये कार्यालय के सहयोगी के रूप में काम करने वाले और उस एरिया में काम करते रहे। लेकिन अब देखिए, अब मुकाबला दूसरी तरह का है। अब वो उनको लगा है कि उसी चाल से जो बीजेपी करती या कांग्रेस करती थी, उस चाल से ममता बनर्जी, सुरेंद्र अधिकारी को, जो खुद भी यदि कोई मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा तो सबसे बड़े प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के लिए वही होंगे, जो उन्होंने पार्टी में बड़ा संघर्ष करके अपने को स्थापित किया है। उनकी रणनीति अमित शाह की, और इसीलिए मैंने कहा लड़ाई तो असली में है दीदी दीदी कह करके मैदान में कूदने वाले नरेंद्र मोदी जी की। नवीन, एक वैसे देखा जाए तो नितिन नवीन एक अध्यक्ष आए हैं, उनके लिए भी पहला ऐसा चुनाव होगा बिहार के बाद। सीमा लगी है बिहार झारखंड, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चुनौती अलग है, उनमें से कौन वोटर नकली नाम कैसे पहनता है, उसमें कितने सुनिश्चित करेंगे, कैसे ऐसे गलत लोग वोट न डाल पाए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी
और भारतीय जनता पार्टी। दिलचस्प तीसरा पहलू मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ इंदिरा राजीव वर्षों वर्षों तक जिस इलाके में बंगाल में कांग्रेस की भूमि रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय, आज वही कांग्रेस पार्टी मतलब बिल्कुल आश्रित है। केरल में भी सीपीएम उनका कभी मुकाबला करती है, दिल्ली में कहती है हम साथ हैं, बंगाल में साथ रहना चाहती है, वो साथ रखना नहीं चाहते। ममता बनर्जी जो कांग्रेस से ही निकली हैं वो भी साथ नहीं रखना चाहती, दूर गठबंधन के लिए तैयार है बाहर, लेकिन वो कहती है तो अधीर रंजन चौधरी उनके बहुत कट्टर आलोचक रहे लगातार जब लोकसभा में नेता रहे। अब वो वहाँ पार्टी के अध्यक्ष है, अब उनसे कितना समझौता हो सकता है ममता बनर्जी का अंदाजा लगाई। अंतिम पिछले चुनावों का मुझे याद है कि जब उन्होंने अंतिम दिन भी जब वो बातचीत समझौते की हो सकती है, तब उन्होंने सोनिया गांधी से जाकर उन्होंने शिकायत की ममता बनर्जी ने कि देखिए मैं आपसे बात करने आई, आपका जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, ये तो सदन में मेरे को और मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लोकसभा में लगा रहा है, उसी दिन उसी घंटे के 2 घंटे पहले। तो उसके बाद भी समझौता केवल मुंह दिखाई जिसको कहते हैं कि कोई करे तो बात अलग है, लेकिन कोई संभावना नहीं दिखती। तो असली मुकाबला होगा ममता वर्सेस मोदी, और ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। बंगाल एक राजनीति का ब्रिटिश राज भी जहाँ से शुरू हुआ था, कम्युनिस्टों का भी राज इतना बड़ी कहीं केरल के अलावा कहीं रहा है अधिकार समय, तो बंगाल। तो इस बार केरल में भी कम्युनिस्ट साफ होंगे कि नहीं होंगे इसलिए कि कांग्रेस अभी वहाँ है, दिल्ली में वो समझौते में रहती है, वहाँ मुकाबले कर रही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अपने पैर आगे फंसा चुकी है, बढ़ा रही है, तो वो भी त्रिकोणीय है, लेकिन वहाँ फिर भी नहीं। लेकिन बंगाल में तो कम्युनिस्ट भी क्या वापस 2005-10 सीट ला सकेंगे, ये भी एक $1 मिलियन सवाल रहेगा। तो देखते हैं, बहुत ही दिलचस्प होगा। जेपी और गांधी परिवार के समय के निकले प्रतिद्वंदी नेतृत्व की एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई, मैदानी लड़ाई। अभी तो बहुत समय आएगा, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।